हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की विज्ञान खनिज और ओर्स में धातु और खनिज। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ये धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। तो आज हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला जो रासायनिक गुण है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। सोडियम और पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसा कि आप ये रिएक्शन देख रहे हैं 4Na+O2, तो जो प्रोडक्ट है 2Na2O सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। इनको हम खुले में नहीं रख सकते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रख सकते, इसलिए इन्हें हम मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं जिससे उनका ऑक्सीडेशन ना हो और वो क्रियाशील वो ऑक्साइड ना बना सके। अब मैग्नीशियम धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराने से देखिए क्या बनता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर 2Mg+O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड देती हैं। इसी तरह से अधातु, जब अधातु कार्बन की उपस्थिति कार्बन की जब रिएक्शन कराई जाती है ऑक्सीजन से तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। 3C+2O2 तो बना 2CO+CO2। इस तरह से जो धातुएं हैं वो ऑक्साइड बनाती हैं, धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, और जो अधातु यानी कि जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब अगली हेडिंग है जल के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें कि सोडियम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे कागज़ से सुखा लिया। कांच के एक बर्तन को पानी में आधा भरा और उसमें सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की जो ऊपरी सतह है उस पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसकी रिएक्शन देखिए 2Na+2H2O तो बना 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस। इस तरह से जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जब किसी एलिमेंट में OH ग्रुप जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। OH ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप। इसी तरह से जब मैग्नीशियम पर क्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम जब जल से क्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है या भाप से क्रिया करता है तो क्या बनता है बेटा,
मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, जब मैग्नीशियम गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं मिल रहा है, जबकि सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड मिलता है। अगली हेडिंग है हमारी अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो जिंक धन 2HCl, डाइल्यूट HCl है की रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। एक साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलती है। Zn + 2HCl, ZnCl2 और H2 गैस मिलेगी। प्रायः सभी धातुएं डाइल्यूट एसिड से अब रिएक्शन करके लवण, साल्ट या हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है इसे कह सकते हैं धातु धन अम्ल, प्रोडक्ट बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो सल्फ़र है, सल्फ़र क्या है कि अधातु है, नॉन मेटल है। सल्फ़र की जब रिएक्शन कराते हैं तो अम्ल से, यहाँ पे हमने बुक में देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई गई है। HNO3 2S + 10HNO3 तो बनता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो सल्फर अधातु की अम्ल से क्रिया कराने पर एक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड, उसी का ऑक्साइड जो धातु हम ले रहे हैं, अधातु ले रहे हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल्स में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। कुछ मेटल की क्वालिटीज़ रखते हैं एलिमेंट और कुछ नॉन मेटल्स की, लेकिन कुछ जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो ऐसे धातुओं को हम, ऐसे एलिमेंट को हम उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं। तो मेटलॉइड किसे कहते हैं जान गए होंगे आप। ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी हो उसे कहते हैं मेटलॉइड या उपधातु। अब आगे चलते हैं हम। अगली टॉपिक है, अगला हेडिंग है धातु अधातु में अंतर। तो भौतिक अवस्था, धातुओं में प्रॉपर्टीज जो है, गुण। भौतिक अवस्था, धातुओं की भौतिक अवस्था ठोस, कठोर और चमकदार होती हैं धातुएं, और अधातुएं द्रव व गैस के रूप में होती हैं। लेकिन कुछ अधातुएं जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस ये जो हैं ठोस होते हैं। दूसरा गुण है घनत्व और गलनांक। तो धातुओं में घनत्व भी अधिक होता है धातुओं का और गलनांक भी अधिक होता है। अपवाद में सोडियम को छोड़कर, और अधातुओं में घनत्व और गलनांक कम होता है। तीसरा गुण है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। धातुओं की सुचालक, धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और अधातुएं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सिर्फ कार्बन को छोड़कर। कार्बन इसमें अपवाद स्वरूप है। चौथा गुण है आघातवर्धनीयता या तन्यता। आघातवर्धनीयता और तन्यता। धातु में ये दोनों गुण बहुत अच्छे से पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आघातवर्धनीयता और तन्यता। आघातवर्धनीयता होता है कि किसी भी मेटल को अगर हम हथौड़े से पीटें तो उसकी एक पतली चादर बन जाए।
इस गुण को कहते हैं आघातवर्धनीयता। तो धातुओं में ये गुण होता है। तन्यता, तन्यता वो गुण है जब हम किसी धातु को पतले तार के रूप में बना लें, जब उसके तार हम बना लें तो इस गुण को कहते हैं तन्यता। तो ये दोनों गुण धातुओं में बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। देखिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये तीनों धातुओं के तार बनाकर हम वायरिंग में अपने प्रयोग करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और जो आघातवर्धनीयता का गुण, पतली चादर, रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल की बमबारी की थी, सोने धातु है गोल्ड, उसकी पतली चादर बना के उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। अगला इसी में अधातुएं क्या होती हैं? अधातुओं में आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ये भंगुर होते, अगर इनको हम हथौड़े से पीटे तो ये टूट जाएंगे, चूरा चूरा बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और तन्यता भी इनमें नहीं पाई जाती है। जल से क्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया में देखा आपने कि जल से क्रिया कराने पर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं धातुएं, जबकि जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः पर क्रिया नहीं करती हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, उनमें अंतर पढ़ा। अब आइए चलते हैं अगली टॉपिक, धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। दैनिक जीवन में अनेक उद्देश्यों के लिए धातुओं का उपयोग हम करते हैं, जैसे कि हवाई जहाज, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक उपकरण आदि जो हैं को बनाने में अधिक मात्रा में धातुएं प्रयुक्त होती हैं। लोहा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है, जहाँ पर पिन, कील, छोटी वस्तुएं बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर भारी उपकरणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम भी एक अत्यधिक उपयोग में आने वाली है धातु है। इसका उपयोग अधिकांश बर्तनों को बनाने में किया जाता है। धातु क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अतः उनका बर्तन और बॉयलर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तांबे का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो विद्युत उपकरण बनाने में। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग भी किया जाता है। सोने और चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आपने अपने घरों में देखा होगा सभी को ज्वेलरी पहनते हुए। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है, इसीलिए इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। आपने चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग करने में देखा होगा। खाने की वस्तुएं, दवाइयाँ, चॉकलेट, सिगरेट की पैकिंग के लिए एल्युमिनियम की पन्नियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि धातुएं हमारे दैनिक जीवन में कितना प्रयोग में लाई जाती हैं। अगली हेडिंग है बच्चों, धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण आपने देखा होगा कि जो आपके घर में लोहे के दरवाजे हैं, या जो पेच, लकड़ी के दरवाजे में पीछे की तरफ पेच लगे होते हैं, जो बहुत पुराने हो जाते हैं, उन पर भूरी लाल रंग की एक परत जम जाती है, और ये धीरे धीरे इसकी परत गिरती रहती है। गिरने से, धातु की परत गिरने से क्या होता है कि ये धातुएं
कमज़ोर होने लगती हैं और ये धातुएं नष्ट होने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर भूरी परत जंग आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण लगती है। जब वो जंग लग जाती है तो ये आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होती है। इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट होने लगती है। इसी तरह से एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसकी धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। अब एक प्रयोग करेंगे हम 3 परख नली लें। तीन परख नली में प्रत्येक परख नली में 2 या 3 लोहे की कीलें डाल दें। तो एक परख नली में थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड डाला। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड आपने देखा होगा, जब नया कोई थर्मस या इस तरह से कोई बॉटल लेके आते हैं तो उसमें एक पैकेट के अंदर छोटा सा पैकेट पुड़िया जैसी होती है, उसमें ये पाउडर वाइट पैक्ड रहता है, वो पड़ा रहता है। जब न्यू बर्तन लेके आते हैं तो बॉटल जैसा ठंडे पानी की बॉटल जो लेके आते हैं उसमें, तो ये जो अंदर ये इसलिए डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ये उस बर्तन की नमी को सोख लेता है। तो वही कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे यूज किया गया है। 3 परख नली ली है हमने, तीनों में 2-2 3-3 कीले डाल दिए। तो पहली परख नली में हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला। दूसरी परख नली में उबला हुआ पानी जिसमें कि ऑक्सीजन विहीन हो जाता है। जब पानी हम उबाल लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं होती है उसमें। और तीसरे परख नली में हम साधारण नल का पानी थोड़ा थोड़ा भर देते हैं। अब तीनों परख नलियों को हमने उसके मुख को कार्क से बंद करके रख दिया। तो क्या हुआ, 4-5 दिन बाद जब हमने उसको देखा तो क्या दिखाई देता है कि जो पहली और दूसरी परख नली थी, जिसमें कि पहले में हमने क्या रखा था, कैल्शियम क्लोराइड और पानी रखा था, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड रखा था पहले में, तो उसमें, और दूसरे में जो उबला हुआ पानी ऑक्सीजन रहित था उसमें इन दोनों कीलों में जंग नहीं लगता है, जबकि तीसरी परख नली की कीलों में जंग लग जाता है। तो जिसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला था परख नली में वो, और जिसमें उबला हुआ पानी रखा था वो, उन दोनों परख नली में कीलों में जंग नहीं लगती, जबकि तीसरे वाले में जो साधारण पानी था उसमें जंग लग जाती है। तो लोहे और एल्युमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। तो इससे हमें क्या पता चला, कैल्शियम क्लोराइड उसने जो परख नली की नमी थी उसको सोख लिया, और दूसरी परख नली में ऑक्सीजन थी ही नहीं। जब ऑक्सीजन थी ही नहीं तो कीलों ने रिएक्शन, लोहे की धातु ने रिएक्शन किया ही नहीं, हुआ ही नहीं उसका रिएक्शन। तीसरे परख नली में क्या हुआ, पानी में भी ऑक्सीजन थी और परख नली में भी नमी थी। इस तरह से ये दोनों चीज़ों की वजह से धातु में जंग लग गई, यानी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लिया उसने। तो ये आपको इस प्रयोग से समझ में आया होगा कि किस तरह से
कीलों में जंग लगती है। अब एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा और जस्ते के टुकड़ों पर कुछ बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर धातु की सतह पर झाग या बुलबुला सा उठता दिखाई देता है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की जो कार्बोनेट की परत और चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण इन धातुओं का संक्षारण होता है। तांबे का लोटा अगर आपके घर में हो तो उसमें देखिएगा कि हरा हरा दिखने लगता है। वो जब हम उसको साफ़ करते हैं तब वो साफ़ होता है। तो ये क्या होता है, तांबे में जो हरा रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है। और चांदी, अपने घर में आप देखिए मम्मी की या दीदी की, भाभी की पायल जो ये लोग पैर में पहनते हैं, जब नई होती है तो बहुत चमकती है, फिर थोड़े दिनों बाद वो काली काली दिखने लगती है। किसकी वजह से? सिल्वर सल्फाइड की परत उस पर जम जाती है। इसको भी साफ़ करने की ज़रूरत होती है थोड़े थोड़े दिनों में। तो चांदी पे सिल्वर सल्फाइड की परत आ जाती है और तांबे पे कॉपर कार्बोनेट की परत की वजह से वो हरा हरा दिखने लगता है। और जो लोहा है, लोहे में आयरन ऑक्साइड बनने के कारण ये परत या भूरे रंग की परत या जंग दिखने लगती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा और जस्ता के टुकड़े लिए हमने, तो और कुछ बूंदे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर धातु की सतह पर झाग या बुलबुला उठता दिखाई देता है। अब धातु के टुकड़ों को जल से धोकर उसकी सतह को उसी स्थान पर छू के देखें जहाँ पर हमने अम्ल की बूंदें गिराई थी, तो देखेंगे कि धातु की सतह खुरदुरी हो गई है। धातुओं पे कुछ बूंदें हमने डाली डाइल्यूट HCl की, तो क्या हुआ कि ये बुलबुले दिखाई पड़ने लगे धातु पे। और जब ये ठंडा हो गया तो हमने उसको धुल के और छुआ तो क्या हुआ, खुरदुरी दिखाई पड़ रही थी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उसमें अभी हमने पढ़ा था कि जिंक जो है डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड यानी कि लवण, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु की अभिक्रिया डाइल्यूट HCl से कराई गई है, तो एल्यूमिनियम और 2Al + 6HCl की रिएक्शन कराई गई तो हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि साल्ट और 3H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनती है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जाए। संक्षारण, अभी हमने देखा कि कॉपर में हरे रंग की परत दिखाई देने लगती है, चांदी में काले रंग की, कॉपर में हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट के कारण, सिल्वर चांदी में जो काली काली लेयर दिखाई देने लगती वो सिल्वर सल्फाइड के कारण, और आयरन में जो जंग लगती है वो आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इन धातुओं को इन संक्षारण से बचाने के लिए यानी नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसमें कई विधियां दी गई हैं। तो पहली विधि है पेंट का लेप चढ़ाकर। पेंट का लेप चढ़ाकर धातुओं की वस्तुओं पर सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर और लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। ये देखा होगा आपने घरों में जो खिड़की दरवाजे होते हैं और जो उनके कब्जे होते हैं तो उन पे पेंट किया जाता है जिससे ये जंग ना लगे। जब बहुत दिन हो जाते हैं
या जहाँ पे पानी पड़ता रहता है, नमी रहती है, तो वो जंग की वजह से गेट या खिड़की टूटने लगता है। दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर। जहाँ पर नमी है वहाँ नमी को साफ़ करके वहाँ पे ग्रीस लगा दें या पेंट लगा दें, ग्रीस लगा दें या तेल लगा दें, तो वहाँ पर जंग नहीं लगती है। जैसे कि नए औजार हैं, कैंची, चाकू पर ग्रीस लगा दिया जाता है या तेल लगा दिया जाता है ताकि उन पर जंग ना लगे। तीसरी जो प्रक्रिया है वो है गैल्वेनीकरण या धातु चढ़ाना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, आइए जानते हैं। कुछ धातुओं जैसे क्रोमियम, निकिल और लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले जस्ते में डुबा देते हैं जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत बन जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों की छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए उनका गैल्वेनीकरण किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं कि धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर पिघला हुआ जस्ते में उसे डुबा देते हैं, जिससे लोहे पर एक जस्ते की लेयर बन जाती है और उस पर जंग नहीं लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्शन ही नहीं कर पाएगी उस पर, ऑक्सीजन और आयरन। तो ये कहाँ होता है, ये जो टीन घरों की छत बनाई जाती है, टीन, उसमें प्रयोग होता है, और बर्तनों में प्रयोग होता है, बाल्टी, बर्तन और ड्रम को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक हेडिंग है वो है विद्युत लेपन। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जाती है। कुछ धातुएं हैं जैसे क्रोमियम, निकिल, टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। लोहे को क्षरण से बचाने के लिए क्रोमियम और या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, किंतु उसका क्षरण जो है वो रुक जाता है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखा आपने, धातुओं पे क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं और एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन करने से एल्यूमिनियम की चमक तो चली जाती है, लेकिन उसका संक्षारण नहीं हो पाता है। अब अगली हेडिंग है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु मिलाने से वह अधिक कठोर, स्थायी और संक्षारित या संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन आपने घरों में देखे होंगे जिसमें कि जंग नहीं लगती है, कभी भी टूट जाता है लेकिन जंग नहीं लगती है। ये किससे बनता है, लोहे और कार्बन के मिश्र धातु है ये स्टेनलेस स्टील। तो मिश्र धातु बनाकर हम धातुओं को
संक्षारण से रोक सकते हैं। तो इस तरह से आपने धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है ये पॉइंट्स पढ़े। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला है पेंट का लेप चढ़ाकर, दूसरा है ग्रीस का तेल लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, तीसरा है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में लोहे पर जस्ते की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। चौथा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में टिन और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है लोहे पे, और एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। पांचवा पॉइंट है मिश्र धातु बनाकर। तो आपस में लोहे में हमने कार्बन मिला दिया तो ये स्टेनलेस स्टील बन गया, ये मिश्र धातु हो गई, और इससे बर्तन बहुत अच्छे बने रहते हैं, इसमें जंग नहीं लगता। तो बच्चों अगली हेडिंग है मिश्र धातु। मिश्र धातु जो है, अभी हमने पढ़ा कि स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है लोहे और कार्बन का। तो शुद्ध रूप, अनेक बार शुद्ध रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। धातु में अन्य धातुओं या अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि या तो कोई धातु मिला दे या अधातु मिला दे तो ये मिश्र धातु बन जाएगी। अभी देखा हमने कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन और आयरन की एक मात्रा निश्चित अनुपात में मिलाकर स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं। तो मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं का या अधातुओं का समांगी मिश्रण है। या तो इसमें धातुएं मिलाएंगे या अधातुएं मिलाएंगे, तो ये एक समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। मिश्र धातु के भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। अब चूँकि हमने श्रेष्ठता के लाने के लिए ही उन धातुओं को मिलाया था, क्या हुआ था यहाँ पे कि जंग लगती थी लोहे में, तो हमने कार्बन मिलाया इसमें, तो जंग को रोका इसने, और तो इससे क्या हुआ, धातु की क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो गई, इसका स्थायित्व बढ़ गया, चमक भी बढ़ गई, और श्रेष्ठ गुण के कारण दैनिक जीवन में इनका अधिक उपयोग किया जाने लगा। तो मिश्र धातु में जो है वो क्या होता है कि भौतिक और धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ हो जाते हैं। कुछ प्रचलित मिश्र धातुओं का संगठन आपकी तालिका में यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 में। तो आइए देखते हैं इस तालिका को। तालिका नंबर है 4.5। ये ऊपर हेडिंग है मिश्र धातु, अवयवी धातु, और उपयोग क्या है ये देखते हैं। पहला है पीतल। पीतल के बर्तन देखे होंगे आपने। पीतल बनता है तांबा और जस्ता से। इसका उपयोग क्या करते हैं? बर्तन बनाने में, तार बनाने में, वाद्य यंत्र बनाने में, सजावट की वस्तुएं बनाने में हम पीतल का प्रयोग करते हैं। ये तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। कांसा, कांसे के बर्तन भी आपने देखे होंगे। ये तांबा और टिन का मिश्र धातु है। इससे सिक्का बनता है, घंटा बनता है, मेडल और गहने बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो मेडल जो मिलते हैं आप लोगों को, उसको बनाने में कांसे का प्रयोग ये होता है, सिक्का बनाने में, और गहने बनाए जाते हैं इसके। तो जब हमने तांबा और जस्ता को मिलाया तो पीतल बन गया, तांबा और टिन को बनाया तो तांबा और टिन को मिलाया तो कांसा बन गया। अगली धातु है सोल्डर। सोल्डर में सीसा और टिन मिश्र धातु।
मिलाई जाती हैं तो ये मिश्र धातु बनती है। सीसा यानी कि लेड और टिन को जब मिला देते हैं तो बनता है सोल्डर। इससे विद्युत परिपथों में टांका लगाया जाता है। जब कुछ जोड़ने का काम होता है विद्युत परिपथ में तो सोल्डर का प्रयोग होता है और सोल्डर बनता है लेड और टिन के मिश्र धातु से। अगला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनता है लोहा, क्रोमियम और निकल से। इसको बर्तन बनाने में, उपकरण बनाने में, छुरी, कांटे बनाने आदि में प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील का। और इसका जो अवयवी धातु है वो है लोहा, क्रोमियम और निकल। तो बच्चों आपने समझा ये संक्षारण क्या होता है, कैसे धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं, मिश्र धातुएं क्या होती हैं और कौन कौन सी मिश्र धातुएं किस प्रकार की धातुओं से को मिक्स करने से बनती हैं। अब अगली हेडिंग है बच्चों मिश्र धातु के विशिष्ट गुण। आइए जानते हैं। मिश्र धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने का मकसद ही था कि हम कुछ श्रेष्ठ प्राप्त करें जो मूल धातुओं से अच्छा हो। तो हमें स्थायित्व मिला, चमक मिली और श्रेष्ठ गुण मिले, जो कि आप देख ही रहेंगे स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम लोग कितने प्रयोग में ला रहे हैं। धुलने में भी आसानी, चमक भी है और मजबूत भी है। मिश्र धातु के विशिष्ट गुण, तो पहला पॉइंट है इसमें मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होती है। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। सोने में थोड़ा कॉपर मिलाने पर यह कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। तो आपने देखा कि सोने में, गोल्ड में हम कॉपर या तांबा मिलाते हैं जिससे ये आभूषण बनाने में और कठोर हो जाए और आभूषण बनाने के लिए काम में आ जाए। दूसरा पॉइंट है इसमें मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है, जबकि जो मुक्त अवस्था में धातुएं होती हैं जैसे तो ये इनका क्षरण या संक्षारण ऑक्सीजन की नमी के कारण हो जाता है। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जिससे जंग नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट है इसमें मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। चौथा पॉइंट है मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे कि यानी कि अगर स्टेनलेस स्टील है, हमने आयरन और कार्बन मिलाया है तो क्रोमियम, लोहे में क्रोमियम और लोहा मिलाया है तो जो इन लोहे के गुण हैं और जो क्रोमियम के गुण हैं वो नहीं दिखते, बल्कि एक अलग गुण मिश्र धातु वाले दिखते हैं। जैसे कि सोल्डर जो है वो क्या है, सीसा और टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर का गलनांक सीसा तथा टिन दोनों के गलनांक से कम होता है, इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो इस तरह से आपने धातुओं के विशिष्ट गुण पढ़े। अगला हेडिंग है पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है, आइए जानते हैं। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन या कच्चा लोहा या ढलवां लोहा कहलाता है। इसमें 93% लोहा और 4 से 5% कार्बन और शेष सल्फर होता है। फिर से बच्चों ध्यान से, इसमें 93% लोहा और 4 से 5% तक कार्बन, बाकी का सल्फर होता है
फास्फोरस, सिलिकॉन, इनकी अशुद्धियाँ उपस्थित रहती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम हो जाता है और ये भंगुर होता है। भंगुर क्यों? क्या होता है कि जब इसको हम तोड़ें हथौड़े से तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसका उपयोग होता है पाइप बनाने में, स्टोरेज टंकी बनाने में, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। तो वात्या भट्टी से जो पिग आयरन, जो एक लोहा प्राप्त होता है, उसे पिग आयरन कहते हैं या कच्चा लोहा कहते हैं या ढलवा लोहा कहते हैं। इसमें 93% लोहा होता है, 4 से 5% तक कार्बन और बाकी का सल्फ़र होता है। सल्फ़र, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियाँ होती हैं बाकी में, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है और ये भंगुर होता है। इसका प्रयोग होता है पानी की टंकी, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। तो बच्चों, अगली हेडिंग है आपके पाठ की इस्पात। इस्पात क्या है? यह लोहे का एक दूसरा रूप है जिसमें आयरन होता है 98.8% से 99.8% तक, 98.8% से 99.8%, और कार्बन होता है 0.25% से 1.5%। बाकी क्या होता है? सिलिका, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फ़र आदि की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रयोग किस में होता है? मोटर, गाड़ी, बोल्ट, नट बोल्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। पिग आयरन और इस्पात भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। इस्पात में क्या होता है? 98.8% आयरन है, कार्बन 0.25% से 1.5% तक है। बाकी की अशुद्धियाँ सिलिका, फास्फोरस, सल्फ़र, मैंगनीज, और पिग आयरन में 93% लोहा, 4 to 5% कार्बन और शेष सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका मिनरल्स, ओर्स एंड मेटल्स का ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ 4 के पीछे के अभ्यास प्रश्न हल कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर आगे के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।